नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ति भंडूला। आज हम आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर रूबरू हुए हैं जो संबंधित है प्रदेश और लोगों की स्वास्थ्य से। जी हाँ, दुख दर्द और बेरोजगारी झेल रहे उन 87,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है। पिछले 18 सालों से संघर्ष कर रहे पूर्ववर्ती जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली मामले में संघर्षरत कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम बहादुर सिंह और उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष केशव प्रसाद, साथ में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट विशाल राय, जिनसे हम बात करेंगे इस बहाली मामले पर। सबसे पहले मैं आरबी सिंह से सवाल पूछना चाहूंगी कि जो आपने ये मुहिम छेड़ी हुई है, जो जन स्वास्थ्य रक्षक और ये स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बहाली मामले में जो आपने ये क्या पूरा मामला क्या है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, जन स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये दो शब्द केवल नहीं है और बहाली की बात थोड़ी बाद में करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या जी। राजनारायण जी, स्वर्गीय राजनारायण जी जब 1977 में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने एक योजना बनाई गरीब ग्रामीण बेसहारा लोगों के लिए कि एक स्वास्थ्य विभाग में एक योजना लाई गई, विलेज हेल्थ गाइड, जन स्वास्थ्य रक्षक। उनका काम था 1000 लोगों पे एक व्यक्ति उनको फर्स्ट एड देता था। उनको कोई भी छोटी मोटी बीमारियां हो जाएं, उनके लिए वो काम करता था कि हाँ, उनको CSC PSC तक पहुंचा देना और उससे पहले फर्स्ट एड देना कि जी। उनको बीमारी कोई हो गई, जैसे बुखार आ गया, सर्दी जुकाम, मलेरिया, इस टाइप के जो, तो उसका उनको ट्रेनिंग दिया गया और उस ट्रेनिंग में उन्होंने दवाइयां अपने पास रखी और गांव में दे दिया, क्योंकि पहुंच में से दूर थे अस्पताल उस समय। यह योजना चली 2002 तक। 2002 में इस योजना को लैक ऑफ फंड दिखा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया। अब आज की स्थिति यह है कि 2002 से लेकर और 2019 तक आज वह लोग, उनसे स्वास्थ्य विभाग काम ले रहा है। कैसे काम ले रहा है कि पोलियो पिलाना है, तो चूंकि जन स्वास्थ्य रक्षकों का डाटा उनके पास है तो उनको बुला लिया गया, उनसे पोलियो पिलवा दिया गया। हेपेटाइटिस बी का डेटा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण करना है तो उनका डेटा है, तो उनको स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में तो काम लेने लगे उनसे, लेकिन लैक ऑफ फंड दिखा के उनको हटा दिया गया। केशव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जन स्वास्थ्य रक्षक रहे हैं, आपने काम किया है, तो इसको लेके आपको क्या लगता है, ये जो चीजों को लेके? हमें यह लगता है कि यदि सरकार पुनः जन स्वास्थ्य रक्षक एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को रखती है तो गरीब जनता के लिए सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, डिप्थीरिया, पोलियो आदि का टीकाकरण दवा मिलेगा। यदि कोई मौसमी महामारी आई गांव में तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सूचना देना, यह सब काम, या गरीबों के लिए फोड़ा फुंसी हो जाना उसका बैंडेज करना, यही सब हम लोग पहले भी करते थे, आज भी करते चले आए हैं। हम लोगों को डॉक्टर लोग कहते थे और आज भी उसी तरह से डॉक्टर से पुकार कर दवा की सलाह लेते हैं, परिवार कल्याण के विषय में भी राय लेते हैं। यही हम लोग करते आए हैं और आज भी करते। आप आगे यही चीज करना चाहते भी हैं? जी जी। इसी के साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ मौजूद है विशाल राय। विशाल जी, मैं आप पे इन सभी चीजों, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? मेरा तो एक छोटा सवाल है राम बहादुर सिंह जी से। इतनी बड़ी ये आपने सन 2002 से लेकर 19 तक की आपने बताई इतनी बार, 87,500 लोग जो कि आपके साथ एक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अगर इनको आज बहाली दे दी जाएगी, आपको नहीं लगता है सरकार पे एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा? तो जबकि हमारी सरकार और पहले से ही कोई ना कहीं रोजगारी और बेरोजगारी के बीच में कहीं ना कहीं दौड़ रही है स्वास्थ्य सेवाओं में। बेसिकली जैसे जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं हम लोगों के लिए कि बोझ पड़ेगा जी, हम बोझ नहीं है विशाल जी। जैसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट लोग हमसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये बोझ पड़ेगा और आर्थिक बजट के लिए बहुत समस्या होगी। हम बोझ नहीं, हम रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत होगी तो वो बोझ नहीं होती है। स्वास्थ्य महकमे के पास
ऑलरेडी बहुत सारा फंड आता है जो वापस कर दिया जाता है। परिवार कल्याण के पास बहुत सारे फंड्स आते हैं जो वापस कर दिए जाते हैं। लेकिन वो फंड जो है वो तो उन योजनाओं के लिए आते हैं ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। शायद उनकी अपनी पारिश्रमिक और बहाली के लिए आप उनसे डिमांड कर बिल्कुल रहे हैं। भी हम कहीं अलग नहीं कह रहे हैं। जी सरकार से भी इस मुद्दे पे बात हुई। सरकार में जो जब महानिदेशालय इस मुद्दे पे बात करता है हमसे, तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई अलग योजना ले आइए। हम बात ही यह कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं, जिनका बजट ऑलरेडी आपने अलॉट कर रखा है, जिनको आप वापस कर दे रहे हैं, उन्हीं योजनाओं में हमको समायोजित कर लीजिए। मुद्दा ही ये है कि हम अलग से कोई बजट मांग ही नहीं रहे हैं। हम अलग से कोई जो पैसा आप वापस कर दे रहे हैं उसी में हमको समायोजित कर दीजिए। उसी पैसे में हमारे जो 87,000 लोग हैं, 87,500 एग्जैक्टली, वो सरवाइव कर जाएंगे, वो उस पोजीशन पे आ जाएंगे, उनकी दाल रोटी चलने लगेगी। पिछले 18 साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है वो लोग। स्वास्थ्य विभाग अपना पैसा वापस कर देता है, लेकिन परिवार कल्याण अपना पैसा वापस कर देता है, लेकिन उसको जो है आप इनको दे नहीं सकते हैं। क्यों? लेकिन जो सरकार की नीति है, जो उन्होंने वो चीज बनाई है, अगर जो वो फंड वापस कर रहे हैं किसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि मतलब कीर्ति जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं ये कहूँ, यही सवाल मेरा इनसे भी है कि क्या वो नीति वो विड्रॉ करने का सरकार का हक नहीं है कि वो कभी जब आपसे उन्होंने कोई ऐसा आपसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बिल्कुल किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसी को भी हटाने और रखने का पूरा अधिकार है जी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 20 साल हम किसी के साथ काम करें और अचानक से हम जब अपने उम्र के जो है 10-15 साल हमारे बचे हों, 20 साल बचे हों, किसी के 30 साल बचे हों, और आप हमको हटा दीजिए, हम फिर कहाँ जाएंगे? यह लड़ाई कहीं भी बहाली को लेकर केवल नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। जैसे अभी केशव बाबू ने कहा कि हमको लोग डॉक्टर साहब कहते थे, जी, वो सम्मान की लड़ाई है। यह आंदोलन सम्मान के लिए है। इससे पहले एपीसी की कमेटी का गठन किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, कीर्ति जी, इससे पहले पिछली सरकारें भी इस पे बहुत सारे आश्वासन देती रहीं। वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ा एक काम किया। जब तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले ये तो पता कराया जाए कि जिलों में कितने जन स्वास्थ्य रक्षक बचे हुए हैं। एक बड़ा सराहनीय कदम लगा हम लोगों को कि एक बहुत बड़ा कदम लिया गया कि हाँ चलिए पता तो कर रहे हैं कि हम जीवित हैं कि मर गए। वास्तविकता क्या है? हमसे काम लिया जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम वही लोग हैं जो आपके रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे ही आप इस बात को स्वीकार करेंगे वैसे ही आपका वजन बढ़ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना। आज रीढ़ की हड्डी तो हम हैं ही, आपको स्वीकार करना है हमको केवल। लेकिन जब आप जन स्वास्थ्य कार्य रक्षक थे, उसके बाद आपको स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कराया जा रहा था, तब उन 20 सालों में ये कदम उठाना आप लोग ने क्यों नहीं सोचा कि जब आपको उन 20 सालों में आपको आपसे काम लिया जा रहा था स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर, तब आपने ये कदम उठाने का क्यों नहीं सोचा? बेसिकली आप केशव जी को देख के आप ये कह सकती हैं, हम तो इस मामले से 2016 से जुड़े हुए हैं। जी, ये लोग बाल काले थे जब आंदोलन शुरू हुआ। 1 मिनट हम बता दें जी हाँ, 1 अप्रैल 2002 को निकाला गया, 23 सितंबर 2002 को मुकदमा दायर किया गया। हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से निर्णय आया कि केंद्र सरकार रखना चाहती है तो इन लोगों को रख लें। हम 2002 से ही सरकार से लड़ रहे हैं। यहाँ रुका नहीं है मामला। रुका नहीं है सर। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो इनको रख सकती है। उसमें एक और एजेंडा आया कि केंद्र सरकार ने भी इस बात को कहा कि यदि राज्य सरकारें चाहें तो अपने बजट पे इनको रख सकती हैं। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि इनकी आवश्यकता है विभाग में, तो हम भी कुछ फंड्स देने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। जी। ये लेट लतीफी तो केवल हो रही है प्रशासकीय स्तर पे। विशाल राय जी से मैं सवाल करें, आपको क्या लगता है विशाल जी, क्या ये जो बता रहे हैं, जिस तरह से ये बोलना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर रखना चाहे तो वो रख सकती है, और जिसको लेके इतना सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा चुके हैं, तो उस पर केंद्र सरकार का कोई पक्ष नहीं आया, कोई उनकी तरफ से जो बातें जो भी रखी गई उस पर आपको क्या लगता है, किस हद तक ये सही है, किस हद तक केंद्र सरकार का? जहां तक मेरे को मामला समझ में आता है, इसमें प्रदेश सरकार
जो चाह जाएगी निर्णय लेना, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष का ये आरोप है, क्योंकि ये जो आपका आंदोलन चल रहा है सन 2002 से चल रहा है, जिसमें कई सारी सरकारें बदली। वर्तमान में भाजपा सरकार है, उससे पहले सपा सरकार थी, उससे पूर्व में बसपा सरकार थी, और शायद संघर्ष आपका तब से चला आ रहा है। जी। तो मैं जहाँ तक लगता है मुझे ऐसा है कि अगर ये सरकार या इसके आने वाली इसके बाद भी कोई सरकार होती है, अगर वो निर्णय लेती है, तो ऐसा ना उस पर आरोप लगे कि हम सिर्फ एक विभाग की देख रहे हैं, बाकी जगह अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए मैंने शायद आपसे ऐसा सवाल ही पहले किया था कि कहीं ये बोझ के तौर पे या आर्थिक बोझ के तौर पे आप सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, हमारा अगर कोई बच्चा जो है बहुत परेशान है, दुखी है और बीमार है, तो अगर कोई हम उसको दवाई केवल इसलिए ना दे कि बलिष्ठ बच्चा सोचेगा कि इसकी केयर ज्यादा हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना। जो वाकई डिजर्व करते हैं हम लोग, एक बात बताइए, 50 रुपए मासिक, सोचिए कि 2002 तक 50 रुपए मासिक पे ये लोग काम करते रहे, क्या रहा होगा, कैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग रहे होंगे जो 50 रुपए के लिए काम कर रहे थे। आसान नहीं रहा होगा ना। गरीब तबके के छोटे लोग जो हैं, जो एकदम गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, उस टाइप के लोग जो है इस उससे जुड़े रहे, जन स्वास्थ्य रक्षक मामले से, वही लोग जन स्वास्थ्य रक्षक रहे, ठीक। लेकिन मसला ये है कि देखिए, एक योजना आई, अभी आप कह रही थी 2009 में एक योजना आई आशा बहू जी। आज मातृत्व मृत्यु दर कम हुई है, उसकी वजह से। क्या पुरुषों के लिए कोई ऐसी योजना आपके विलेज स्तर पे है? कोई योजना नहीं। एक आदमी पूछने के लिए नहीं है। आप इस बात को देखिए, अगर किसी पुरुष को जो है मेन डिजीजेज हो जाती हैं तो बहुत शर्माता है, वो किसको बताए, वो उनकी देखभाल के बुजुर्ग अकेला है, बिल्कुल बुजुर्ग अकेला है, वो दिक्कत में पड़ता है। उसके लिए जन स्वास्थ्य रक्षक जरूरी है। हम मजबूरी नहीं है, हम जरूरत है समाज की। मैं रोकना चाहूंगी थोड़ा सा, मैं एक भी चीज और, जिस तरह से योगी सरकार नए अपनी चीजें लेके आ रही है, और उन्होंने अभी हाल ही में उनका एक और आया कि जिलों में अब वो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो उसको लगता है आपको उससे आपके आंदोलन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, आंदोलन पे फर्क पड़ने का और न पड़ने का एक बात समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, एक लिमिटेड सीट होगी, उसमें लिमिटेड लोग ही आएंगे, ठीक। क्या मेडिकल कॉलेज पहले से नहीं है? कितने परसेंट लोग सुदूर गांव में जाके काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते। जाते हैं तो किसी तरह से वहां से भाग आते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपके पास ऊपर जनसंख्या का बोझ इतना ज्यादा है कि केवल एक डॉक्टर बैठ के उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। आपको जरूरत पड़ेगी जन स्वास्थ्य रक्षक की। आप किसी पुराने सीएमओ से पूछिए जो किसी जमाने में डॉक्टर हुआ करते थे, जब हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हाँ हाँ आप लोग बड़ी मदद करते हैं। डॉक्टर क्या करेंगे? क्या वो डिम्बा का प्रचार प्रसार कर लेंगे? क्या वो कंडोम वितरण कर सकते हैं? क्या वो मालाडी वितरण कर सकते हैं? लेकिन अगर वो इतनी ही जरूरत होती तो आप इन लोगों को उस चीज पे रखा जाता ना। मेरा एक जो मेरा वो, अगर कोई जरूरत वाकई में ही होती तो उस चीज को अभी रखा जा रहा होता, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के तौर पे ही उन्हें चाहे यूज किया जा रहा होता या किसी भी तरीके से, तो उनको कार्य पे तो रखा जाता अगर ये जरूरत होती। बिल्कुल रखा जा रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है मामला कि जब जरूरत पड़ रही है विभाग को तब तो हमसे काम ले लिया जा रहा है। और हम लोग जो है हम हमारा लगाव कहिए विभाग से, चाहे जो कहिए, हम लोग अपनी सेवाएं दे भी देते हैं। जैसे पोलियो टीकाकरण जब शुरू होता है तो खोज खोज के जन स्वास्थ्य रक्षकों को लाया जाता है। वो योजना किसके भरोसे चल रही है? क्या वो नियमित लोग हैं जो पोलियो डिपार्टमेंट के लोग हैं? क्या हेपेटाइटिस बी का टीका लगाने वाले हेपेटाइटिस बी के डिपार्टमेंट के लोग हैं? नहीं, वो स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। इस बात को जान लीजिए। चूंकि मामला ये है कि हम लोग की उपलब्धता आसान है, इसलिए विभाग हम लोगों को दरकिनार किए हुए है। हम लोग इस मामले में आंदोलन में अभी आगे की रणनीति बनाए हैं कि जब अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम उसका भी बहिष्कार कर देंगे। हम लोग नहीं जाएंगे उन योजनाओं के क्रियान्वयन में, बिल्कुल नहीं जाएंगे। विशाल जी, आपने इनकी सारी बातें सुनी, आपको क्या लगता है किस हद तक जैसा कि आपने भी कहा कि प्रदेश में अभी 14 मेडिकल कॉलेज की योगी जी ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से 2022 तक बनाए जाएंगे। क्यों आप ऐसे अपने, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि जब मेडिकल कॉलेज बढ़ रही है, मेडिकल सेवाओं पर इतना केंद्र सरकार प्रदेश सरकार सब उस पर खर्च कर रही है और बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उनको क्रियान्वयन के लिए आपके लोगों की जरूरत है? ऐसा क्यों नहीं आप उनके आगे ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि हाँ भाई हमारी आवश्यकता आपकी जो है इस मेडिकल कॉलेज से पहले ग्राउंड पहुंचेंगे, हमारी संस्था की जरूरत है?
अगर ऐसा नहीं होता तो ग्राउंड सर्वे ये नहीं करा रहे होते। ग्राउंड सर्वे यदि सरकार करा रही है, इसका मतलब कि उनको भी हमारी आवश्यकता महसूस हो रही है, हमारी आवश्यकता महसूस हो रही है। लेकिन क्रियान्वयन में देरी एक बहुत बड़ा मसला है इसमें जी। आप जब तक हम क्रियान्वयन करने के लिए रेडी नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर एसपी साहब को नियुक्त कर दीजिए और नीचे जो है आप पुलिस न रखिए, एसपी साहब क्या करेंगे? आप एसपी साहब और दरोगा जी और पुलिस रख लीजिए, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट गांव में जो चौकीदार होते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पहली जो प्राथमिक रिपोर्ट आती है वो चौकीदार लेके आता है। तो आपको अगर उसकी आवश्यकता है तो आपको स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जन स्वास्थ्य रक्षक की भी आवश्यकता है, क्योंकि पहला फर्स्ट एड तो वही देता है स्वास्थ्य विभाग। नहीं बिल्कुल, ये तो अगर हो तो मैं तो बिल्कुल लेकिन मैं इसके साथ ये पूछूंगा जो तत्कालिक स्थिति क्या है इन सब चीज़ों की, जो आपका आंदोलन है और इस सब चीज़ों को लेके? देखिए तत्कालिक स्थिति में हम लोग अभी 2 दिन पहले हम लोगों का 1 दिवसीय एक निवेदन सम्मेलन था। हुआ क्या कि कमेटियों की रिपोर्ट्स आ गई, जितनी कमेटी बनाई गई समायोजन मामले में, मैं आपको जानकारी दे दूं जी। आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी जन स्वास्थ्य रक्षक भाइयों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि तत्कालिक स्थिति क्या है। जितने भी जिले थे उनसे एक ग्राउंड सर्वे होकर रिपोर्ट आ गई कि ठीक है इतने लोग बचे हुए हैं जो काम करने लायक हैं, और 1000 लोगों पे यदि एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो जनसंख्या के हिसाब से गणना करना आसान हो जाएगा। अब उस गणना में अगर उसको घटा दिया जाए जो रिपोर्ट्स आई हैं तो एक्चुअल फैक्ट्स पता चल जाएंगे कि स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कितनी आवश्यकता है। अभी मूल मुद्दा है समायोजन की जो प्रक्रिया चल रही थी इस पूरे प्रकरण में, समायोजन के लगभग सारे जितने फैक्ट्स हैं खंगाल लिए गए हैं, कैसे रखना है, क्या करना है, सारी बातें कर ली गई हैं। केवल कार्यबहाली जिलों पे आदेश भेजना इसमें बाकी रह गया है। यह एक हर्ष का विषय है, एक बड़ा कदम है। सरकार जो है बहुत मजबूती से इस कदम को ले रही है। सराहना करता हूं मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने इतने बड़े कदम को उठाने के लिए अपने निवर्तमान जो परिवार कल्याण मंत्री थी और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री थे, उन लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं, चूंकि चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों आदरणीय मंत्री श्री जयप्रताप जी के पास आ गए हैं। हम लोग जल्दी उनसे भी मिलेंगे कि इसमें जो कार्यबहाली की प्रक्रिया है इसको स्पीड अप कराया जाए, ताकि जो सेवाएं रुकी हुई हैं वो तेजी से जो है जिला स्तर पर क्रियान्वित हो। ये आज का इसका तत्कालिक मतलब ये मामला है। यहाँ तक हम लोग अंतिम सुझाव आप लोग चाहते क्या है? अंतिम जो सुझाव है इस मामले पे क्या है? देखिए, चूंकि विशाल जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं इस प्रदेश के, अगर गांव से कहीं कोई बिलोंग करता है, सोशली हम लोग चाहते हैं कि एक हमारी स्वीकार्यता हो। ठीक, सरकार जब हमको ये कहेगी कि आप जाओ, आप ट्रेंड आदमी हो, ये विभाग की ये काम है, 18 प्रोग्राम चयनित किए गए हैं जिनमें हमको समायोजित किया जाना है, तो उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था अच्छी कराई जाए। क्योंकि बाकी जन स्वास्थ्य रक्षक बुजुर्ग हो चुके हैं, स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में अब दवाएं बदल चुकी हैं। 20 साल पहले और अब के दवाओं में अंतर है। उसकी ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे जितने भी जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो लोग अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से इस व्यवस्था को चला पाएं। और एक वादा है आप चैनल के माध्यम से सरकार से कि एक बार हम लोगों को मौका दिया जाए, हम वो करके दिखाएंगे जो बाकी लोग नहीं कर पाए। स्वास्थ्य सेवाओं में हम सबसे बेहतर साबित होकर दिखाएंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता जो आपकी ये जो मांगे हैं कि हर चीज़ को सिखाना और उनको उस तरीके से ट्रेन करना, ये भी एक तरीके का सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी बन जाती है? तो इससे बचने के लिए कहीं इन चीज़ों को ठीक मेडिकल कॉलेज में क्या करेंगे आप? मेडिकल कॉलेज में भी तो आप सिखाएंगे। आपको सिखाना तो हर किसी को पड़ेगा। एक व्यक्ति जो 10वीं तक पढ़ा है, हम केवल उसके 11वीं के एडमिशन की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति
जिसको कक्षा 1 में एडमिशन देके हम 10वीं तक पढ़ी, अनुभव ही वास्तविक गुरु होता है। और जो हमारे जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके पास पुराना बहुत अनुभव है और नया भी बहुत अनुभव है। इधर भी जो दवाएं आई, जिनमें जो वैक्सीनेशन इन लोगों ने किया, उनके पास काफी अनुभव है। उस अनुभव का फायदा लेने की जरूरत है सरकार। नहीं, जो नए लोग इससे जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए बात करेंगे। जो ऑलरेडी अभी आपने खुद ही बोला ना कि जो पुराने हो गए हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी की, नई चीजों की उन्हें ज्ञान देना जरूरी है, और जो जुड़ रहे हैं उन्हें भी ज्ञान देना जरूरी है। तो जब ज्ञान जमीनी स्तर पे किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो एक तरीके का कार्यभार जो है वो सरकार पर आता ही आता है, जिसको लेके मैं पूछ रही थी आपसे कि ट्रेनिंग तो आपको किसी को भी करानी पड़ेगी। आप किसी नए आदमी को रखिए तब भी आपको ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, और पुराने को अगर आप समायोजित करेंगे उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा आपको। देखिए, ट्रेनिंग एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। आप किसी व्यक्ति को, जो एक बात समझिए, जैसे यूपीएससी की परीक्षा हुई, यूपीएससी में उन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन उसके बाद भी उनको 2 साल 3 साल ट्रेनिंग दी जाती है, परीक्षा पीरियड में रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है। नहीं, बिल्कुल। आज जन स्वास्थ्य रक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है, वो ट्रेंड लोग हैं। थोड़ा सा उनको आप बताएंगे तो वो ज्यादा जानेंगे, उनके पास बहुत नहीं, लेकिन आपको बताना भी, उसके बाद आपको उस कार्य पद पे आपको उस पे रखना भी, उसके बाद उस पे आपको एक तरीके का आपका जो मासिक जो भी आपका वेतन बनता है वो देना भी एक पूरी जिम्मेदारी। क्या आपको लगता है पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाने के लिए अगर ना तैयार हो? यदि आप सरकार हैं जी, और आपको वास्तव में अपने लोगों की चिंता है, तो कुछ पेन तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा पेन आप लीजिए, थोड़ा पेन हम लेते हैं, दोनों मिल के काम करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाए। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाएं तो अच्छी होनी ही चाहिए, और वो जरूरी भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सबके लिए, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां आज भी शायद इन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है, उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर बातें होती हैं, उस स्तर पर एम्बुलेंस की कमी की वजह से आए दिन आपने देखा होगा कि लाश को लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, साइकिल से लेके जा रहे हैं। खैर वो अलग बात है, अब चीज़ें बदल गई हैं। इस सरकार में चीज़ें बहुत बदली हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। बस एक निवेदन ये है, हमारा भी निवेदन सम्मेलन हुआ था, निवेदन ये है कि जल्द से जल्द हम लोगों को कार्य बहाल किया जाए। इसी के साथ ही खत्म करने से पहले अंत क्वेश्चन आपसे मैं जो करना चाहूंगी वो ये कि अब आपका पढ़ाव क्या होने वाला है अपने इस आंदोलन को लेके, आपका अगला पढ़ाव क्या? देखिए, चूंकि आंदोलन हमारा सफलता के आखिरी पायदान पे खड़ा है जी, आज 2 बातें हम इस स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। कुछ भूले भटके हमारे साथी कुछ एनजीओज के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आएं और कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करें। एक बात। दूसरी बात कि जन स्वास्थ्य रक्षक और स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहाली मामले में जितने भी लोग आज के डेट में आंदोलनरत थे, उनके लिए खुशी की खबर यह है कि समायोजन उपरांत कार्य बहाली के लिए सरकार मन बना चुकी है जी। ठीक, अगर इसमें लेट लतीफी कहीं से भी होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो आंदोलन वाले लोग हैं, सड़क के लोग हैं, हम फिर सड़क पे उतर आएंगे। अच्छा ये होगा कि हम लोगों को कार्य बहाली दे दी जाए, हम लोग गुणगान करें, मिठाइयाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं। लेकिन क्या ये आंदोलन के धमकी के तौर पे? नहीं, आंदोलन कभी धमकी नहीं होती है, ये ब्यूटी है। लेकिन ये ब्यूटी है लोकतंत्र की, जिसमें बोलने की आजादी है। आर्टिकल 19 कहता है कि बिल्कुल बोलने की आजादी है, लेकिन लोकतंत्र को अगर सही राह पे लेके चले तो फिर ज्यादा अच्छा। आंदोलन हमेशा से सही राह पे लेके गया है, इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं इस देश में। हम भी चाहते हैं आपका ये आंदोलन किसी एक राह पे, किसी एक अंत पे जाके पहुंचे। इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी इंडिया के साथ।